Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is interim financial reporting. Guys, हम IFRS का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इससे पहले भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कर चुके हैं, वो है ग्लोबल कन्वर्जेंस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको भी कवर कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखो मैंने आपको बताया था कि IFRS में हम क्या पढ़ते हैं कि हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे लोगों को प्रेजेंट करना होता है। तो जब हम किसी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं तो वो पर्सन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके हमारी कंपनी में या तो इन्वेस्ट करता है या किसी तरह का डिसीजन हमारी कंपनी से रिलेटेड लेता है। तो इसके लिए पहले कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। फिर उसके बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस हुई, कुछ चेंजेस हुए, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 कुछ कंपनीज़ पे अप्लाई होने लग गया, राइट। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है। देखो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है कि हमें जनरली हम क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी को प्रेजेंट करती है, राइट, हमने बाहर इससे पहले वाले टॉपिक में किया हुआ है ग्लोबल कन्वर्जेंस वाले में, कि अगर कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करती है, जैसे बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो साल के एंड में वो अपनी स्टेटमेंट बना के देती है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि कोई पर्सन साल के एंड में ही सारे डिसीजंस लेगा। डिसीजंस जो है, इंपॉर्टेंस डिसीजंस जो है वो इन बिटवीन द ईयर भी ले जाते हैं, 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद। तो इन्वेस्टर को इन बिटवीन भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए देखने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि हम साल के एंड में रिपोर्ट नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, साल के इन बिटवीन 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद, 6 मंथ के बाद हम अपनी रिपोर्टिंग प्रिपेयर करेंगे। उतने टाइम पीरियड तक का हमारा जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा हम उसको प्रेजेंट करके इन्वेस्टर को या किसी भी पर्सन को जो जिसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है, उसको देखना चाहता है, तो उसे हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे, राइट। तो इसे कहते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पे मैंने जो लिखा है आपको ये इस पर्पज़ से लिखा है कि अगर आपको एग्जाम में इसकी इंट्रोडक्शन देनी हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो एनुअल रिपोर्ट है वो कंपनी साल में एक बार देती है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट इज़ एनुअल रिपोर्ट और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो हमारी एनुअल रिपोर्ट होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो हमारे फाइनेंशियल ईयर होता है हम उसमें बनाते हैं, राइट। लेकिन जो हमारी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 मंथ्स की बना सकते हो आप, क्वार्टरली बना सकते हो, 6 मंथ की बना सकते हो। तो इस तरह से इंटरिम इज़ इन बिटवीन जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, राइट। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 था उसके अकॉर्डिंग जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और उन्होंने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक इम्पॉर्टेंस बताई है कि टाइमली और रिलायबल इन्फॉर्मेशन अगर किसी पर्सन को मिल जाती है तो उसका हर एक पर्सन को बेनिफिट होता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। इसलिए हमें इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए। इंटरिम इज़ इन बिटवीन द ईयर, राइट। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इस स्टैंडर्ड्स में कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें आई थी। हम पहले पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। लाइक जो हमने स्टैंडर्ड्स पढ़े उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, तो उन्होंने क्या क्या बताया? उन्होंने बताया कि कैसे एक स्टेक होल्डर की अंडरस्टैंडिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इस स्टैंडर्ड में ये बताया हुआ है कि कैसे हम अपनी कंडेंस्ड वे में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं। कंडेंस्ड मीन्स शॉर्ट फॉर्म में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम कंटेंट। अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 महीने की आप रिपोर्ट बना के दे रहे हो तो सारी चीज़ें तो आप नहीं ऐड कर पाओगे ना, तो कुछ कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं ऐड करनी, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। नेक्स्ट इज स्कोप। अभी ये जो स्टैंडर्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें मेनली फोकस की गई हैं। उन्होंने कोई मैंडेटरी नहीं बताया कि किस ऑर्गेनाइजेशन को ये स्टैंडर्ड फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है या किसको नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है हमें कि उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीज़ें देनी है। इसके अलावा उन्होंने रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में भी कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो वो हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ उन्होंने बताया कि टाइम पीरियड क्या होगा। जैसे आप बैलेंस शीट कंडेंस्ड वे में देते हो तो उसका एक कंपैरिजन देते हैं ना आप। जब आप देखो जैसे आप लाइबिलिटी साइड और बैलेंस शीट बनाते हो तो आप एक तो हमारा जो ईयर चल रहा होता है वो वाला हम ईयर प्रेजेंट करते हैं, उसके साथ हम एक कंपैरिजन भी देते हैं लास्ट ईयर का। तो आप इंटरिम में कैसे कंपैरिजन दोगे? तो हम इसमें देखते हैं कि अगर आप बैलेंस शीट इंटरिम बना रहे हो, जैसे आप 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की 2022 तक की क्या कर रहे हो, इंटरिम रिपोर्ट बना के दे रहे हो, तो उस केस में आप कंपैरिजन में क्या शो करोगे? 31 मार्च की बैलेंस शीट,
यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ है उसकी बैलेंस शीट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो 1 अप्रैल से 31 2020 तक अगर आप दे रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में आप कंपैरेटिव क्या दोगे, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 2021 की आप स्टेटमेंट दोगे, मतलब उसी टाइम पीरियड की पिछले साल की स्टेटमेंट दोगे। नेक्स्ट इस कैश फ्लो के केस में भी सेम ही है, उसी टाइम पीरियड की लास्ट ईयर की हम कंपैरेटिव देंगे। और फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर जो पहली बार अडॉप्ट कर रहा है तो उसके पास तो कोई पुराने स्टेटमेंट ही नहीं होगी, तो उसके लिए कोई एक कंपलसरी नहीं है कि उसने कंपैरिजन के साथ देना है, राइट। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, हमने ये पढ़ा। उसके बाद में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जो हमारी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या स्कोप था, और ये टाइम पीरियड उन्होंने कैसे बताया। इसको आप प्रॉपर वे से प्रेजेंट कर सकते हो, मैंने तो जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, हम आगे पढ़ेंगे कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो आप इसको थोड़ा प्रेजेंट इसकी अच्छी तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाता है कि अब इसमें कुछ कंटेंट बताए हैं, कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताई हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए या 20 मार्क्स के लिए लिखना है तो उस केस में आप इन जो ये पॉइंट्स मैंने दिए हैं उनको थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इतना पहले आप मैंने लिखवाया उसको लिख देना, उसके बाद में इन पॉइंट को अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका जो क्वेश्चन की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंटेंट। कंटेंट उन्होंने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बताया कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को प्रेजेंट करना है। तो कौन कौन सी चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है, फर्स्ट इज़ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कुछ सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स देने होते हैं। सेम जैसे हम अपनी एनुअल रिपोर्ट देते हैं वैसे ही देनी होती है, बट हर एक के आगे हम एक वर्ड लिखते हैं कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब होता है एक शॉर्ट फॉर्म में देना। जैसे बैलेंस शीट में आप दोगे तो सारी चीज़ें ही, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में दोगे, मतलब जो उनकी जो हेडिंग या सब हेडिंग है उनको रिड्यूस करके कंक्रीट फॉर्म में दे दोगे। जैसे फिक्स एसेट को फर्दर कैटेगराइज नहीं करोगे, आप शॉर्ट फॉर्म में दे दोगे कि फिक्स एसेट इतनी है, राइट। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर 3 मंथ के बाद इतना डिटेल में रिपोर्ट दें, क्योंकि हम एनुअल रिपोर्ट तो प्रेजेंट करेंगे ही, हम जस्ट पर्सन की अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, तो इस तरह से हम अब उनको शॉर्ट फॉर्म में देंगे, राइट। तो आप आपके लिए क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म के लिए आप कैसे करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनके परफॉर्मास बना सकते हो, राइट। बैलेंस शीट का परफॉर्मा, प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा, कैश फ्लो का नोट्स, सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स मैं अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्या होते हैं। तो इनके कंडेंस्ड वर्ड लगा के, और फॉर्मेट सेम ही रहेगा। एक बार अगर आपको लगता है तो आप गूगल कर लीजिएगा उनके फॉर्मेट एज पर इंटरिम रिपोर्टिंग, तो ये बना देना। नेक्स्ट इज़ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। उसके अलावा उन्होंने कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी दी, जनरल डिस्क्लोजर्स एंड डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सेगमेंट। अगर कोई कंपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों को डिस्क्लोज करेगी। डिस्क्लोजर मीन्स अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ों दिखाने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उनकी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी वो यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट उनका बिजनेस या नेचर क्या है, उनकी नेचर और अमाउंट ऑफ आइटम अफेक्टिंग एसेट एंड लायबिलिटी, अगर कोई ऐसी आइटम है तो उसके बारे में वो डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट इज़ इशू रीपरचेज ऑफ डेट, अगर ऐसी कोई चीज़ है उसको डिस्क्लोज करेंगे वो। नेक्स्ट इज़ डिविडेंड कितना पे कर दिया, कितना पेंडिंग है, कौन से अकाउंट में डिपॉजिट, तो पूरी डिटेल आप उसको वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स। कई बार हमारे बिजनेस में कुछ चेंजेस हुए होते हैं तो उसके बारे में भी हम कुछ कमेंट्स दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ चेंज। अगर हमने कोई चेंज किया है तो उसके बारे में आपने क्यों चेंज किया, क्यों अमलगमेशन की, क्यों मर्जर किया, तो इस तरह के कुछ आप कमेंट देके बता सकते हो। तो ये जनरल डिस्क्लोजर्स हो गए, इनको थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक कंपनी एक ही लेवल पे काम कर रही हो सकता है वो उनके 3 4 5 सेगमेंट्स बने हों। सेगमेंट्स होता है ग्रुप, जैसे एक कंपनी अलग 5 टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रही है तो उनका अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, अलग अलग जगह पे है, जोग्राफिकली डिफरेंट है। एक कंपनी कहीं और हरियाणा में डील कर रही है, एक कंपनी पंजाब में डील कर रही है, एक कंपनी राजस्थान में डील कर रही है, कोई किसी और स्टेट में डील कर रहा है, तो उस केस में उनका एक सेगमेंट होंगे। तो सेगमेंट के हर एक सेगमेंट के बारे में वो कंपनी क्या रिपोर्ट देगी अपनी इंटरिम रिपोर्टिंग में। रेवेन्यू कितना हुआ किस कस्टमर से, कौन से सेगमेंट का कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं। एसेट लाइबिलिटी कितनी है किसी सेगमेंट की, रिपोर्टेबल सेगमेंट हमारा कौन सा है। मैंने ये सेगमेंट रिपोर्टिंग पे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होते, उनमें से कुछ सेगमेंट जिनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है या कुछ परसेंटेज है उसके बेसिस पे उनकी ही रिपोर्ट देनी पड़ती है। सभी जैसे मान लो एक कंपनी के 10 सेगमेंट है तो 10 की रिपोर्ट नहीं देंगे हम, कुछ रिपोर्टेबल सेगमेंट होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। रिपोर्टेबल सेगमेंट,
इवेंट्स हैं, अगर कंपनी के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनकी फेयर वैल्यू क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, शेयर्स, डिबेंचर्स उनकी, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उनकी कोई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो ये सारा हमारा क्या टॉपिक था, ये हमारा था इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की डिस्क्लोजर्स, मतलब वो अपनी रिपोर्ट में क्या क्या बताएंगे। आई थिंक गाइज आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको रिव्यू करवा देती हूँ कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपने इसकी इंट्रोडक्शन देनी है, आपने इसके बारे में बताना है। उसके बाद में आप उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप लिख सकते हो, जो हमने यहाँ पे किए ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। उसके बाद में हम करेंगे इसका टाइम पीरियड। उसके बाद में आप इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो और इनका आप फॉर्मेट दे सकते हो। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि अगर मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन करती तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती। आप एक बार गूगल कर लीजिएगा कंडेंस्ड बैलेंस शीट, कंडेंस्ड लिख के वर्ड, तो आपको फॉर्मेट आ जाएगा। उन फॉर्मेट को आप बना सकते हो, एंड में आप क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।